हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। हम अपनी पिछली कक्षा में नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने बात की थी मात्रात्मक एवं गुणात्मक आकलन में अंतर की। तो आज हम बात करेंगे मात्रात्मक एवं गुणात्मक आकलन के उपकरण क्या क्या होते हैं या कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड यानी सूचना संग्रहण का स्वरूप। तो सूचना किस बारे में हमने वैसे पिछली कक्षा में बात कर ली थी, लेकिन फिर भी दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी कि सूचना किसके बारे में लेनी है। तो सूचना लेनी है हमने बच्चे के बारे में। क्यों लेनी है? क्योंकि हमने क्या करनी है, बच्चे की असेसमेंट करनी है, आकलन करना है। अब आप ये बताइए, ये जो सूचना है और जो आकलन की प्रक्रिया के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, तो इससे पहले क्या होना है? इससे पहले मापन होगा और मूल्यांकन होगा, फिर ये सूचना आएगी। फिर आकलन की एक विशेषता ये है कि ये केवल कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों की बात नहीं करता, बल्कि जितने भी घंटे बच्चा स्कूल में रहता है उसके संपूर्ण जो व्यवहार है उसकी बात करता है, उसके आकलन की बात करता है, उसके मापन की बात करता है, उसके मूल्यांकन की बात करता है। ये सारी चीज़ें वो काउंट करता है जो स्कूल में होती हैं। इसके अलावा हम ये कहें कि जो अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, अन्य गतिविधियां जो सह शैक्षिक गतिविधियां कहते हैं जिन्हें, उनको भी काउंट किया जाता है आकलन की प्रक्रिया। तो इस आधार पर आकलन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें जो सूचनाएं चाहिए होती हैं बच्चे के बारे में, वो हमने पढ़नी है। और वो दो प्रकार की होती हैं, पिछली कक्षा में बात हो चुकी है। मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है, ठीक है। और मात्रात्मक और गुणात्मक में किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। अगर मात्रात्मक की बात करूं तो भौतिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स नहीं, पिछली कक्षा अगर अटेंड की है तो पता चल जाएगा आपको कि भौतिक विज्ञान के जो एक टाइप है उसके अंतर्गत आने वाले सारे सब्जेक्ट मात्रात्मक आकलन में आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सामाजिक विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो सामाजिक विज्ञान प्रकार में समा सकते हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो गुणात्मक आकलन में काउंट किए जाते हैं। ये क्लियर हो गया था। आज हमने बात करनी है इसके उपकरणों की कि टूल्स कौन कौन से हैं। हमने मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन करना है बच्चे का, तो हम कौन कौन से टूल्स या उपकरण प्रयोग में ला सकते हैं, इन पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला उपकरण होता है परीक्षण। हम बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। अब ये परीक्षण भी कई प्रकार का होता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की क्या ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। कौन कौन सी परीक्षा हो सकती है? निबंधात्मक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा ले सकते हैं हम। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, परीक्षा लिख लो या परीक्षा लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। ये मत सोचना कि उधर परीक्षण लिखा है इधर परीक्षा लिख रहे हैं, बात एक ही है। वस्तुनिष्ठ हो गया, निबंधात्मक हो गया, और एक और होता है ना जिसको हम कहते हैं मौखिक परीक्षण। ठीक है। फिर प्रयोगात्मक परीक्षण, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के हैं। निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में, जहाँ पे हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता ही है, लेकिन ये दोनों किस में आती हैं, ये लिखित में आती हैं, ठीक है। ये दोनों रिटन टेस्ट है, लिखित में आते हैं। इसके अलावा एक ऑरल टेस्ट भी ले सकते हैं हम, मौखिक परीक्षण या मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, और फिर प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। प्रयोगात्मक परीक्षण, प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जा सकता है। तो ये है परीक्षण, और पहली टेक्निक है ये, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ये क्या है, टेक्निक है, और ये क्या है, ये है उसके उपकरण। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, परीक्षण टेक्निक के अंतर्गत, यानी ये परीक्षण लेना एक टेक्निक हो गई
और ये क्या है, ये उपकरण है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उपकरण, ठीक है, यहाँ पे उपकरण आएंगे। और ये क्या है, टेक्निक या हिंदी में कहते हैं तकनीक, ठीक है। तो परीक्षण तकनीक के अंतर्गत हम इन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षा करा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा करा सकते हैं, मौखिक परीक्षा करा सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा करा सकते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरी टेक्निक की ओर बढ़ रही हूँ मैं। हमारी जो दूसरी टेक्निक है वो है अवलोकन। ठीक है, अवलोकन क्या होता है बच्चों? अवलोकन होता है किसी के बारे में जानना, लेकिन कैसे जानना, उसको देख करके जानना, ठीक है। बच्चा जो काम कर रहा है, जिस काम में वो व्यस्त है, वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है या फिर खेल के मैदान में खेल खेल रहा है, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे उसको देख करके, उसको ऑब्जर्व करके, और फिर हमने उसके बारे में सूचना संग्रहित करनी है। ये भी एक टेक्निक है, अवलोकन भी, ठीक है। तो इस टेक्निक में क्या होता है, हम बच्चे को देख करके फिर उसके बारे में सूचना ग्रहण करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। मतलब बच्चा जो है हमें आकर के कुछ नहीं बता रहा, टीचर अपने आप से उसके व्यवहार को देख करके उसके बारे में पता लगा रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर का काम क्या होता है? देख करके कमियां निकालना और अच्छाइयां बताना, यही काम होता है ना उसका। तो यहाँ पे वो ऑब्जर्वर का रोल प्ले कौन करेगा? टीचर ऑब्जर्वर है। बच्चे को वो देख करके, उसके व्यवहार को देख करके, चाहे वो कक्षा में है, चाहे वो खेल के मैदान में है, चाहे वो कहीं भी अपनी जो परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको ऐसा करते हुए देख करके उसके बारे में जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, वो टेक्निक होती है अवलोकन। अब इसमें हम कौन कौन से उपकरणों का सहारा ले सकते हैं या कौन कौन से उपकरणों को प्रयुक्त प्रयोग में ले सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है मापनी, फिर एक आएगी चेक लिस्ट, फिर थर्ड नंबर पे आता है संचयी अभिलेख, ठीक है। इसको एक एक करके समझ लो। मापनी क्या चीज है? जिससे मापन किया जाता है वो मापनी है। तो हम एक स्केल तैयार करेंगे। इसमें इस मापनी के अंतर्गत आप एक पैमाना तैयार करोगे, एक स्केल तैयार करोगे। जैसे ये मान लो आपने कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं, फिर मापनी बनाई है, एक स्केल है यहाँ पे सेंटर में है 0, हमें पता है इधर प्लस होता है, +1 +2, इधर -1 इधर -2। इतनी मैथ्स तो हमें आती है ना, हमें पता है। तो टीचर क्या करेगा, कुछ क्वेश्चंस बना लेगा और उसके आधार पर वो एक मापनी तैयार कर लेगा कि अगर बच्चे का व्यवहार यहाँ पे एकदम स्टैंड होता है, यानी ये कह सकते हैं कि कोई उसमें परिवर्तन ही दिखाई नहीं दे रहा, ऑब्जर्वेशन चल रही है ना, उसको देख रहे हैं काम करते हुए, लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है या कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसको नंबर देने हैं 0, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव की साइड पे बढ़ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे हाईएस्ट 2 है, यहाँ पे उसके व्यवहार को लेकर के, यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। टीचर को ये पता होता है, अध्यापक को ये पता होता है कि उसका स्टूडेंट ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता है, तो वो सारी संभावनाएं लेकर के चलता है। अगर उसका व्यवहार यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वे में जा रहा है और पूरा पॉजिटिव हो चुका है, जैसा उसने सोचा था सेम वैसे ही उसने अभिक्रिया की है या प्रतिक्रिया की है, तो इसका मतलब उसको 2 नंबर दे देंगे। उससे कम की है तो 1 नंबर दे देंगे। जैसा उसने नहीं सोचा था, यानी गलत कुछ किया है उसने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसको -1, और फिर अगर बिल्कुल ही गलत कर ही दिया, सोचा भी नहीं एक बार भी, तो इसका मतलब -2। तो इस तरह से लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम टोटल लगा देंगे, कितने क्वेश्चन थे, कितनी बार हमने बच्चे को ऑब्जर्व किया और रिजल्ट क्या निकला,
ठीक है, ये होता है आपकी मापनी। इस तरह से मापनी तैयार की जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है, किस वे से हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या हम ये कहें कि हमें क्यों ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ी है। तो सबके आधार पर ये क्वेश्चंस तैयार होंगे और इसके आधार पर ही मापनी भी तैयार होगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, आपको बता दिया। कई बार बच्चों के मन में ये होता है मैम मापनी क्या होती है, चेकलिस्ट क्या होती है, संचयी अभिलेख क्या होते हैं, तो इनके बारे में बताना ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। चलो, ये तो बात हो गई मापनी की। अब मैं बात करती हूँ चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट क्या होता है? चेक करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कुछ सवाल तैयार कर लेंगे, कुछ प्रश्न तैयार कर लेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करते हुए उसमें से टिक क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि जैसे आपकी मैंने ऑब्जर्वेशन करनी है, तो मैं क्या करूँगी, आपकी ऑब्जर्वेशन जिस वे में मुझे लेकर के जानी है या जिस चीज़ की मुझे ऑब्जर्वेशन करनी है उससे संबंधित मैं क्वेश्चंस तैयार कर लूँगी और फिर मैं क्या करूँगी, एक एक क्वेश्चन को चेक कर लूँगी आपको देख करके कि क्या आप वैसा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो क्रॉस लगा दूंगी। ठीक है, इस तरह से ये होती है चेकलिस्ट, चेक करना। ओके, लिस्ट में से चेक करना। फिर उसके बाद है संचयी अभिलेख, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। अब ये बच्चे का तैयार कैसे किया जाता है, इसमें सुन लो। जब आप किसी का संचयी अभिलेख तैयार करते हैं तो आप उससे उसके बारे में पूछते हैं, उसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं उनसे उसके बारे में पूछते हैं। जैसे उसके पेरेंट्स से बात करोगे आप, उसका अभिलेख तैयार करना है, रिकॉर्ड तैयार करना है, आप उसके पेरेंट्स से बात करोगे, उसके भाई बहन से बात करोगे, उसके दोस्तों से बात करोगे, उसके पड़ोसियों से बात करोगे और इसके अलावा उसके जो कोई रिश्तेदार हैं, कोई करीबी, तो आप उससे भी बात कर सकते हो। इस तरह से काफ़ी लोगों से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आओगे सोसाइटी में से, यानी समाज में से। अब क्या करना है, विद्यालय के अंदर उसको जितने भी लोग पढ़ाते हैं उन सबसे भी इंफॉर्मेशन गेन करोगे। ठीक है, अब विद्यालय में मान लो उसको जो सारे सब्जेक्ट उसकी क्लास में लगे हुए हैं, तो 10 टीचर जो है उसके संपर्क में आते हैं, तो आप उन 10 टीचर्स से बात करोगे, प्रिंसिपल से बात करोगे, उसकी कक्षा के जो बच्चे हैं, उसके सहपाठी हैं, उससे बात करोगे और उसके बाद आप उसके बारे में एक रिकॉर्ड तैयार करोगे और इस रिकॉर्ड के आधार पर ही आपने अगर सूचना एकत्रित की है तो ये कहलाएगा आपका उपकरण संचयी अभिलेख। और टेक्निक कौन सी होगी, वो होगा अवलोकन। तो इस तरह से अवलोकन के अंतर्गत ये 3 चीज़ें या 3 उपकरण आते हैं। ये टूल्स हैं, ये टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स को हम अप्लाई करने के लिए टूल्स का सहारा लेते हैं, उपकरणों का सहारा लेते हैं। तो अवलोकन टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, मापनी हो सकती है हमारे उपकरण के रूप में, हमारे टूल के रूप में, चेकलिस्ट हो सकती है और संचयी अभिलेख हो सकता है। और अब आपको इनके थोड़े से कॉन्सेप्ट भी बता दिए कि ये क्या होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी टेक्निक है समाज नीति। ठीक है, और इसके लिए उपकरण है समाज नीति तालिका। और 2 यहाँ पे इकट्ठी करा रही हूं, स्वसूचना। स्वसूचना में आएगा पहला प्रश्नावली, अभिवृत्ति, मापनी, अभिरुचि मापनी। ठीक है, ये दोनों इकट्ठी हैं। समाज नीति जो तीसरी टेक्निक है मेरी, आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ। हमने बच्चे से मात्रात्मक और गुणात्मक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, सूचना इकट्ठी करनी है। तो हम अगर इस टेक्निक का यूज़ करते हैं समाज नीति का, तो इसके अंतर्गत हमारा टूल क्या रहता है, समाज नीति तालिका।
समाजमिति तालिका क्या होती है? देखिए सबसे पहले इसको टेक्निक को समझ लो। समाजमिति का मतलब क्या है? हमने समाज से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आनी है, ठीक है। जैसे आप ये बात करिए, अभी हमने इससे पहले संचयी अभिलेख की बात की थी, तो वहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? हम कह रहे थे कि पेरेंट्स से पूछना है, भाई बहनों से पूछना है, पड़ोसी से पूछना है, रिश्तेदार से पूछना है, इसके अलावा उसके दोस्तों से पूछना है और उससे खुद से पूछना है। फिर इसके बाद हम स्कूल पे आ गए थे, है ना। स्कूल के में हमने टीचर से, जो भी टीचर्स उसको पढ़ाते हैं उनसे पूछना है, प्रिंसिपल से पूछना है, उसके सहपाठियों से पूछना है। इस तरह से उसके बारे में एक अभिलेख तैयार करना है। ये तो था संचयी अभिलेख। लेकिन समाजमिति तालिका का मतलब ये है, कहते हैं कि बच्चा जो समाज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? परिवार। तो बच्चे का जो रियल बिहेवियर होता है वो समाज में है, समाज में और परिवार में खास करके उसमें से सामने निकल करके आता है। अगर हमें सबसे सटीक सूचना उसके बारे में चाहिए, सबसे सही सूचना उसके बारे में चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके परिवार से सूचना प्राप्त करनी चाहिए, उसके पास पड़ोस से सूचना प्राप्त करनी चाहिए, उसके रिश्तेदारों से सूचना प्राप्त करनी चाहिए, उसके दोस्तों से सूचना प्राप्त करनी चाहिए। विद्यालय में ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विद्यालय में एक शिक्षक का भय कह लो, या विद्यालय का, संपूर्ण विद्यालय जो वातावरण होता है उसमें अनुशासन का जो भय होता है, इसके चलते बच्चे का जो रियल बिहेवियर है वो निकल करके नहीं आ पाता। जैसा कि बच्चा वास्तव में है वो वैसा वहाँ पे बिहेव नहीं करता, उसके बजाय वहाँ पे उसका व्यवहार बनावटी होता है। तो इस बनावटी व्यवहार से हट करके उसके रियल बिहेवियर को चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जाना चाहिए उसके समाज में। तो यहाँ पे समाजमिति तालिका के अंतर्गत कुछ तालिकाएं मतलब सूची तैयार की जाती है और फिर उस सूची के अंतर्गत वो सूची किससे भरवाई जाती है? वो उसके समाज यानी उसके परिवार के लोगों से भरवाई जाती है कि क्या बालक ऐसा करता है। प्रश्न कैसे होते हैं कि क्या बालक ऐसा करता है, क्या वो ऐसा करता है, क्या ऐसा होने पर वो ऐसा करता है। तो उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके जो भाई बहन हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, जो उसके दोस्त हैं, ठीक है, वो सभी उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो हम जाते हैं, एक शिक्षक जाता है और उसके समाज में से यानी उसके परिवार और उसके जो परिवार के साथ बाकी जो रिश्ते हैं, पास पड़ोस है और दोस्त हैं, इन सब से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाई जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन होती है, ये टेक्निक होती है समाजमिति टेक्निक या तकनीक, और ये टूल इसमें क्या रहेगा? समाजमिति तालिका। अब अगला मैंने लिखा यहाँ पे टेक्निक में स्व सूचना। स्व माने अपना, अपने बारे में खुद से सूचना देना। तो अपने बारे में सूचना वो कैसे देगा? वो देगा प्रश्नावली के थ्रू, ठीक है। अब इसे समझ लो, ये प्रश्नावली क्या है, फिर है अभिवृत्ति मापनी, फिर है अभिरुचि मापनी। प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है, 20 से 30 प्रश्न लगा लो आप, बना लिए जाते हैं। हमने बच्चे से जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है उससे संबंधित हम प्रश्न तैयार कर लेते हैं। प्रश्न तैयार करने के बाद वैसे ये प्रश्नावली का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जो शायद स्कूल में अप्लाई नहीं होगा, पर इसका जो रियल वे है मैं आपको वो बताना चाहूँगी। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो व्यक्ति है जो कि इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो क्या करता है? प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है और उसे फिर पोस्ट बाय पोस्ट उसको उसके पास भेजता है, जिस पे भी उसने इसको अप्लाई करना है, जिससे भी उसको भरवाना है, उसको भेजी जाती है। बात समझ में आ रही है? बाय पोस्ट भेजी जाती है और फिर वैसे ही वो उसको भर करके और वापस पोस्ट कर देता है। यानी ताकि इंफॉर्मेशन क्या रहे? बिल्कुल रियल रहे। रियल रहे क्यों? क्योंकि अगर आमने सामने होंगे ना तो थोड़ा सा हिचकिचाहट आएगी अपने बारे में बताने। अगर मुझसे कोई बिल्कुल मेरे सामने बैठ करके मेरे बारे में कुछ पूछेगा तो मैं थोड़ा सा बनावटीपन दिखाऊंगी ना। और अगर मेरे पास वो मेरे सामने नहीं होगा और मुझे केवल यस और नो, प्रश्नावली में एक चीज़ और ध्यान रख लेना, यस और नो यानी हाँ और नहीं में आंसर देना होता है सिर्फ। तो जब बच्चा टीचर के सामने नहीं होगा और बच्चे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी, केवल हाँ और नहीं में भरना होगा और उसको पूरा दिलासा दिखाया जाएगा, उसको पूरी की पूरी सहानुभूति या पूरा विश्वास दिलाया जाएगा कि आपकी ये सूचना किसी और को पता नहीं चलेगी, लेकिन आप बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन दो। और फिर टीचर उसके सामने मौजूद भी नहीं है तो वो बस हाँ और नहीं में उसको जो भी फील होता है या फिर जो उसने किया है वो उसको बता देगा उस प्रश्नावली के उत्तरों के रूप में, और उसके बाद उसको चेक कर लिया जाएगा और ये हो जाएगा स्वसूचना। एक तो ये प्रश्नावली इस तरह से प्रयोग में लाई जाती है। अब ये देखो, ये पहले बाय पोस्ट, इसका सही तरीका बाय पोस्ट भेजना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता,
ठीक है। अगर एक शिक्षक है वो पोस्ट करेगा, पता नहीं बच्चा उसका क्या रिस्पॉन्स देगा या कुछ है, तो प्रश्नावली को कई बार ऐसे दे करके और ऐसे कह दिया जाता है कि ठीक है इसको घर से भर के ले आना, मैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, वो लीक नहीं हो पाएगी, वो आपके और मेरे बीच में ही रहेगी, ठीक है। उसको विश्वास में लेकर के फिर उसके बाद ये काम कराया जाता है। अब यहाँ पे अभिवृत्ति मापनी और अभिरुचि मापनी क्या है, हमने बच्चे से उसकी अभिवृत्ति के बारे में जानना है, उसकी सोच के बारे में जानना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं या उससे प्रश्नों के द्वारा उसकी सोच के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में उसकी क्या सोच है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये होता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब दृष्टिकोण, मतलब सोच, किसी एक पर्टिकुलर चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काम के प्रति उसकी क्या सोच है, उसकी क्या दृष्टिकोण है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसके बारे में जानना है। तो हम ये एक अभिवृत्ति मापनी तैयार करके और उसको चेक कर सकते हैं, उसकी अभिवृत्ति को चेक कर सकते हैं। फिर अभिरुचि मापनी में हमने उसकी एप्टीट्यूड को चेक करना है, उसकी रुचि को चेक करना है कि आखिर उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो हम ऐसे ही सेम एक मापनी तैयार करके अभिवृत्ति की तरह उसकी अभिरुचि को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वसूचना टेक्निक के अंतर्गत ये 3 उपकरण हम यूज कर सकते हैं, प्रश्नावली, अभिवृत्ति मापनी और अभिरुचि मापनी, ठीक है। और समाजमिति का बता ही दिया, समाजमिति तालिका आपने तैयार कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी टेक्निक है वो है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण में हम क्या कर सकते हैं, शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण के बारे में आप सभी जानते हैं ना, क्या करना होता है इसमें। और एक है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। और इसके अलावा जो हमारा अगली टेक्निक है वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू। 2 तरह का होता है इंटरव्यू, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देती हूँ, संरचित साक्षात्कार और नेक्स्ट इसमें सेकंड है असंरचित साक्षात्कार, ठीक है, संरचित और असंरचित। अब इन टेक्निक्स को समझ लो आप अच्छे से। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण क्या होता है, आप सभी ने मनोविज्ञान पढ़ा है तो उसमें आपने प्रक्षेपण तकनीक्स पढ़ी हैं, तकनीक के वहां पे प्रक्षेपण की तकनीक, ठीक है। तो ये प्रक्षेपण तकनीक के अंतर्गत 2 प्रकार से हम बच्चे को इन साधनों के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्निक को। कैसे, शाही धब्बा परीक्षण, आपको पता है कार्ड्स होते हैं, पढ़ा है ना आपने ये, तो कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स पे कुछ शाही के धब्बे होते हैं, वो बच्चे को दिखाए जाएंगे और बच्चे से पूछा जाएगा कि उसे इनमें क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे की मनोवृत्ति जैसी होगी, ठीक है, बच्चे की मनोवृत्ति जैसी होगी उसको उसमें वैसा ही कुछ दिखाई देगा और वो बताएगा और उसको नोट कर लिया जाएगा और फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा कि उसको ऐसा दिखा तो इसका मतलब क्यों दिखा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके लिए क्या जरूरत होती है, इसके लिए एक्सपर्ट टीचर, जो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट टीचर होता है वही इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है वो चीज़ें बाहर निकालने की जो कि बच्चा बोल करके नहीं बताता और कारण नहीं समझ में आ रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं, शाही धब्बा परीक्षण, ठीक है। होता कुछ नहीं है, कॉमन शाही के कुछ धब्बे होते हैं और उन्हीं में से बच्चे को जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वही दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या होगा, जैसे हम बच्चे को आधा वाक्य देंगे और बच्चा उसको पूरा करेगा। जैसे मैंने ये कह दिया, एक स्टूडेंट मुझे बहुत उदास दिखाई दे रहा है, मुझे ये पता करना है कि वो क्लास में चुपचाप क्यों रहता है, किसी से बात क्यों नहीं करता, अपनी बात को शेयर क्यों नहीं करता, वो क्यों ऐसे चुपचाप से बैठा रहता है। तो अगर मैं उसको इसको उस पर अप्लाई करूँ तो मैं उसे ये कहूँगी कि आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि, और उसको ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो जो उसको फील हो रहा होगा जिस वजह से वो उदास है
वो यही बोलेगा ना कि आज मैं इसलिए उदास हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आधा वाक्य देना है, बाकी आधा मुझे अच्छा नहीं लगता कि, इतना दे दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि, अब आगे उसको भरना है, उसको क्या नहीं अच्छा लगता, क्यों वो ऐसा परेशान है, उसको क्या क्या हो रहा है ऐसा जो उसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर मुझे अच्छा लगता है कि, अब उसका पता चलेगा कि आखिर वो चाहता क्या है। इस तरह से आधे वाक्य दे दिए जाएंगे और बाकी आधे वाक्य की पूर्ति के लिए, यानी उसे भरने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उसे कहा जाएगा। ये है शाही धब्बा परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण। और टेक्निक कौन सी है? तो टेक्निक है हमारी प्रक्षेपण। ठीक है, चलिए अब अगला है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेना है बच्चे से, उसके बारे में सारा कुछ पूछना है। इंटरव्यू में क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे साक्षात्कार में, इंटरव्यू में हमें उसके बारे में, उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर्ड करनी है। देख लीजिए आप, मैं बात, अभी आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई होगी, मुझे पता है कि मैम अभी आपने स्वसूचना लिखा था ना, स्वसूचना भी लिखा था, फिर आपने प्रश्नावली, अभिवृत्ति मापनी और अभिरुचि मापनी ऐसा लिखा था। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको, जो साक्षात्कार है वो रिटन और ऑरल दोनों तरीके से हो सकता है, जैसा भी करवाना चाहिए वैसा करवा सकते हैं। लेकिन जो प्रश्नावली है उसको मैंने बोला था ना भरवाया जाता है, तो मतलब वो कहाँ पे है, वो किस में आएगा, वो रिटन में ही आएगा। अभिवृत्ति अभिरुचि मापनी भी रिटन में ही आएगी। ठीक है, तो ये अगर आपको लगता है कि सेम हो गया तो सेम नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू दोनों तरीके से हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो स्वसूचना के अंतर्गत प्रश्नावली, अभिवृत्ति मापनी, अभिरुचि मापनी, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों वहाँ पे पूरी तरह से रिटन में थी, और ये रिटन और ओरल दोनों में हो सकता है। ठीक है, चलो साक्षात्कार एक संरचित होता है, एक असंरचित होता है। संरचित का मतलब कि हमने एक पूरी की पूरी परिस्थिति का निर्माण किया है। ठीक है, परिस्थिति का निर्माण करना मतलब एकदम जैसे ऑफिशियल तरीके से काम होता है ना, हमने बच्चे को बताया है कि आपका इस दिन पे जो है आपसे बात की जाएगी, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ये आप तैयारी करके आए और ये सब कुछ उसे पता है। ठीक है, और फिर जब उसको करा जा रहा है, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तब भी क्या किया जा रहा है, पूरी तरह से वैसी ही व्यवस्था की हुई है। एक अच्छा सा कमरा है, कमरे के अंदर टेबल है, चेयर्स हैं, वैसे ही उसको बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, जैसे इंटरव्यू होता है, हम सभी ने देखा है। तो ये होता है संरचित का मतलब ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना पहले, जिसके लिए वो अवेयर है। ठीक है, उसको पता है कि आज मेरा इंटरव्यू है, और फिर वैसा ही सब कुछ व्यवस्थित करना कि लगे कि इंटरव्यू है, तो उसको बोलते हैं संरचित साक्षात्कार। और इसके अलावा असंरचित साक्षात्कार में क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता होता कि उससे उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसको एकदम कंफर्ट जोन में करके, और कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई ऐसे पर्टिकुलर रूम के अंदर ले जा करके और बैठा करके और फॉर्मेलिटीज वो नहीं होती। इसमें बस उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है उससे, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, उसके जाने अनजाने उसके मुंह में से जो भी निकले उसकी जो गणना है वो इंफॉर्मेशन के रूप में की जाती है। तो इस तरह से ये साक्षात्कार दो प्रकार का, संरचित जिसमें उसको पता है, पूरी व्यवस्था भी उसी हिसाब से की हुई है, और असंरचित जिसमें उसको कुछ नहीं पता और जाने अनजाने वो सब कुछ बता देता है अपने बारे में। और टोटल टेक्निक्स होगी हमारे पास 6 हमने यहाँ पे टेक्निक्स पढ़ ली, और इनके आगे साधन भी, जो इनके उपकरण हैं, टूल्स हैं, वो भी पढ़ लिए। और इसके साथ ही गुणात्मक और मात्रात्मक आकलन के जो उपकरण थे, जो टेक्निक्स थी, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसका मतलब नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड के अंतर्गत हमें जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हमारे 3rd यूनिट के फर्स्ट पॉइंट में आपको दिखाई देगा, ये लिखा हुआ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, तो वो टॉपिक हमारा फिनिश, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे 3rd यूनिट का सेकेंड टॉपिक। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपने क्या करना है, हमेशा की तरह सेम मैसेज है, पढ़ना है, घर पे रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, और अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखना है। ठीक है, ज़रूरी है ना,
अभी कोरोना गया नहीं है, अभी कोरोना यहीं है, अभी उसको जाने में टाइम लगेगा। तो हमारा क्या है कि हमारा ये पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम समाज के प्रति और अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति जो दायित्व हैं उसको निभाएं, घर पे रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और जब भी बाहर जाएं तो ज़रूरी काम के लिए हमें जाना ही पड़ेगा ना बाहर, तो ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाएं तो मास्क पहन करके जाएं, सैनिटाइज़र ले करके जाएं, जो भी रूल्स हैं आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है वो भी करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।